हेलो स्टूडेंट्स, आई एम निखिल, योर फिजिक्स मेंटर एट नीट काका जी। और आज के लेक्चर में पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के तौर पे दूंगा। वो क्वेश्चंस उन टॉपिक्स से जो टॉपिक्स हम लोग पहले कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत सारे टॉपिक्स जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे कुछ ज्यादा स्टैंडर्ड, ज्यादा बेहतर क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। और उसके बाद जो आज हमारा एम है दैट इज स्लैब एंड मिरर कंबाइंड पढ़ना है कि जब किसी स्लैब के एक साइड को पॉलिश कर दिया जाता है तो इट बिहेव्स एज अ थिक मिरर, वो एक थिक मिरर की तरह बिहेव करती है। इनफैक्ट आपके घरों में जितने भी मिरर्स होते हैं दे आर थिक मिरर्स ओनली, जिसमें कि एक ग्लास होती है और ग्लास के उल्टे साइड को ऑरेंजिश, आप देखना उसके उल्टे साइड पे ऑरेंज पेंट होगा, उसको हम सिल्वरिंग बोलते हैं, सामने से सिल्वरिंग कर दी जाती है उसकी। तो दैट इज व्हाट इज एग्जैक्टली अ मिरर, कि हमारे पास एक ग्लास स्लैब होता है और उसके ऑपोजिट साइड को क्या कर दिया जाता है, सिल्वरिंग कर दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग उस टॉपिक पर प्रोसीड करें उससे पहले मैं क्वेश्चंस जो है आपके होमवर्क के लिए जो आपको अटेम्प्ट करना है वो शो कर रहा हूं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है आपके पास वो ये है, देखिए किस टॉपिक पे ये क्वेश्चन है। तो वही जो आप लोगों ने रिफ्रैक्शन टॉपिक पढ़ा था, जिसमें कि शिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ स्लैब पढ़ा था आप लोगों ने, ठीक है ना। तो उसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने कराया था, जबकि हमारे पास एक एक्वेरियम थी, एक्वेरियम के अंदर फिश तैर रही थी और निचली जो सतह थी उसकी हम लोगों ने सिल्वरिंग कर दी थी, निचली जो सतह थी उसकी हम लोगों ने मिररिंग कर दी थी। और उसमें मैंने बोला था कि जो फिश है वो आई की दो इमेजेस देखेंगी, जो फिश है वो आई की दो इमेज देखेगी, एक तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से देखेगी और एक मिरर के अंदर देखेगी। और आई भी फिश की दो इमेजेस देखेगी, एक डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से देखेगी और एक मिरर में देखेगी। तो वो जो क्वेश्चन था उसके अंदर जो मिरर था वो मिरर हमारा प्लेन मिरर था, बस अंतर इतना है कि इसमें जो मिरर है वो कर्व्ड मिरर है। तो यहाँ पे कर्व मिरर वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इसमें डायरेक्ट ये नहीं कर सकते हो कि जहां पे मिरर को ऑब्जेक्ट दिखेगा वहीं पे पीछे इमेज बना देगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये वाला जो हमारा मिरर है ये रियल इमेज भी बना सकता है, ठीक है ना, वर्चुअल भी बना सकता है, इट ऑल डिपेंड्स। तो अब जो क्वेश्चन है ये आप लोग के सामने कुछ इस तरह से है कि कंसिडर द सिचुएशन स्केच्ड, ये सिचुएशन है हमारे पास। तो कंसिडर द सिचुएशन स्केच्ड, अ फिश लाइज 40 सेंटीमीटर अंडर द सरफेस ऑफ वाटर। तो वाटर के सरफेस के 40 सेंटीमीटर नीचे एक फिश लाई कर रही है, जैसा कि दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। और वाटर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज म्यू इज इक्वल टू 4/3, ये गिवन ही हुआ है। एंड इट इज 80 सेंटीमीटर अबव अ कॉनकेव स्फेरिकल मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 120 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको 120 सेंटीमीटर गिवन है। ये हमारे पास मिरर है यहाँ पे, दिस इज द मिरर दैट वी आर हैविंग। और इस मिरर से यू कैन सी दैट 80 सेंटीमीटर्स की ऊंचाई पर, इस मिरर से 80 सेंटीमीटर्स की ऊंचाई पर एक फिश तैर रही है। यहाँ पे ये फिश है हमारे पास, द फिश, ये फिश जो है यहाँ से 80 सेंटीमीटर्स ऊंचाई पे यहाँ पे तैर रही है। लेकिन बात ये है कि इस मिरर की जो फोकल लेंथ है वो 60, मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 120 है, तो ऑब्वियसली हाफ यहाँ पे फोकल लेंथ हो जाएगी, वो सब आपको गेस करना है, ठीक है ना। So it is telling that the fish is swimming 80 centimeter above the concave spherical mirror whose radius of curvature is 120 centimeter. Okay, an observer looking down from above in the air, यहाँ से एक observer नीचे दिख रहा है, ये observer है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो an observer looking down from above in the air, air की mu obviously 1 है, sees two images of the fish, दो images देखेगा। कैसे देखेगा दो images? एक तो देखेगा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से और एक इमेज कहां पे देखेगा, मिरर के फॉर्मेशन की वजह से, क्योंकि एक इमेज मिरर बनाएगी उसको देखेगा और एक डायरेक्टली देखेगा। तो एन ऑब्जर्वर लुकिंग डाउन फ्रॉम अबव इन द एयर वेयर म्यू एयर इज इक्वल टू 1 सीज टू इमेजेस ऑफ द फिश, फाइंड द डिस्टेंस इन मीटर्स बिटवीन दीज टू इमेजेस। तो वो जो दो इमेजेस देखेगा उनके बीच में क्या दूरी होगी ये हम लोग को बताना है। वी विल हैव टू स्टेट द डिस्टेंस इन बिटवीन द टू इमेजेस एज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर, वो हम लोग को स्टेट करना है। ओके राइट, तो ये हम लोग को कैलकुलेट करना है, बट ये आप लोग को कैलकुलेट करना नेक्स्ट क्लास में। देखिए पहले मैं आप लोगों को सॉल्यूशंस दूंगा, सॉल्यूशंस आप लोग को नीट का जी ग्रुप पे सेंड करना है इसको सॉल्व करके, ठीक है ना। और आपके सॉल्यूशंस को चेक करूंगा एंड इफ आई एम फाइंडिंग दैट यू ऑल पीपल आर नॉट एबल टू डू या कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में सेम क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू विल हैव टू अटेम्प्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, लैटरल शिफ्ट के ऊपर है। मैंने लैटरल शिफ्ट आपको हेडिंग पढ़ाई थी, उसकी डेरिवेशन भी कराई थी लैटरल शिफ्ट की। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है ना, अगेन ये बहुत इजी सा क्वेश्चन, आपको खुद से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। फाइंड द लैटरल शिफ्ट ऑफ अ लाइट रे व्हाइल इट पासेस थ्रू अ पैरेलल ग्लास स्लैब टू ऑफ थिकनेस 10 सेंटीमीटर प्लेस्ड इन एयर। ओके ना,
यहाँ पे हमारे पास ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस कितनी है 10 सेंटीमीटर एंड इट इज प्लेस्ड इन एयर एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एयर इज 60 डिग्रीज। मतलब एयर के अंदर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसकी वैल्यू कितनी है 60 डिग्रीज एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास इज 45 डिग्रीज। ऑब्वियसली एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सब कुछ आपको दे दिया। यहाँ से आपको म्यू की वैल्यू भी पता चल जाएगी और सारे फॉर्मूले के अंदर फीड करो। इट इज अ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट। ओके, सो एज सिंपल एज दिस। ठीक है, अगर 15 डिग्रीज इन्वॉल्व हो जाता है 15 डिग्रीज तो आप क्वेश्चन को वैसे ही छोड़ सकते हो इफ यू डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ साइन 15 एटसेट्रा। ठीक है ना, तो दिस क्वेश्चन इज होपफुली क्लियर टू यू ऑल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही हमारे पास एक और है। अगेन ये वाला क्वेश्चन भी शिफ्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, होपफुली आप लोगों को दिख रहा है ये वाला जो क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन एन ऑयल लेयर एट एन इंसिडेंट एंगल ऑफ 30 डिग्रीज। तो यहाँ पे हमारे पास एयर से ऑयल लेयर 1 है और इस पे 30 डिग्रीज पे इंसिडेंट हो रहा। आफ्टर मूविंग थ्रू द ऑयल 1 में मूव करने के बाद ये ऑयल 2 में मूव करता है और उसके बाद फिर अगेन ये ग्लास में एंटर कर जाता है। तो इट्स टेलिंग दैट आफ्टर मूविंग थ्रू द ऑयल 1, ऑयल 2 एंड ग्लास इट एंटर्स वाटर। ये वाटर को एंटर कर जाता है। If the refractive index of glass and water are 1.5 and 1.3 respectively, ग्लास के लिए यहाँ पे बताया गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इट इज 1.5, कुछ नहीं दिया तो यही लेना भी होता है, और वाटर के लिए 1.3 दिया गया है। फाइंड द एंगल विच द रे मेक्स विद द नॉर्मल इन वाटर। तो हमें यह बताना है कि ये जो हमारी रे है ये वाटर के साथ कितना एंगल बनाएगी, मतलब इनफैक्ट आपको ये एंगल ऑफ इमर्जेंस कैलकुलेट करनी है। ठीक है ना, तो दिस इज एज सिंपल एज दिस। तो आपको हर पॉइंट पे आप क्या यूज कर लोगे, स्नेल्स लॉ यूज करते हुए आगे प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है ना, आप ऐसे भी कर सकते हो, हर पॉइंट पे क्या यूज कर सकते हो, स्नेल्स लॉ ट्राई करना और होपफुली ये तो सॉल्व हो ही जाएगा। नहीं होगा, अगर मान लो थोड़ा सा भी डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में तो शर्माने वाली बात नहीं है, उसको आप लोग पूछ सकते हो। Why I am giving you these all questions for your homework? Because these all topics have already been discussed. इन सारे topics को हम पहले पढ़ चुके हैं। These are not new topics, but हाँ उस पे सारे questions मैंने ही कराए थे आपको कोई भी question homework के लिए मैंने नहीं दिया था। तो today I am giving you some questions for homework, क्योंकि आपको homework के तौर पे कोई questions नहीं मिले थे तो simply study and then you go home and relax. It's not like this. First have to now attempt the question and then come to the next class. Questions को आपको attempt करना पड़ेगा। One more thing, एनसीईआरटी में जहां तक मैंने पढ़ा दिया वहां तक की एनसीईआरटी के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट जो भी बुक आपको प्रिस्क्राइब कराई गई है तो यहां तक की हेडिंग की उस पर्टिकुलर बुक के सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है ना, बिकॉज फिजिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मेरे यहाँ पे पढ़ा देने से यू आर नॉट गोइंग टू लर्न। आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, इट्स लाइक लर्निंग टू राइड अ बाइसिकल। सीइंग मी बाइसिकलिंग यू कैन नॉट लर्न इट। You'll have to sit on the bicycle, you'll have to fall, get up again, sit on the bicycle, and after some attempts you are going to learn it. But the benefit is that once you learn it you are never going to forget. So it's difficult to learn physics, it's difficult to understand physics, but once you understand it, once you learn it, you are way ahead of your competition. This is very much important and this comes with practice. Physics में आपको practice चाहिए होगा। It's not like कि आपने theory पढ़ दिया और next दिन जाकर के आपने एग्जाम दे दिया और आप सोचो कि आपसे एग्जाम में भी क्वेश्चन हो जाए। तो इट्स नॉट लाइक हिस्ट्री और एनी अदर सब्जेक्ट कि आपके पास कुछ डेटा रहेंगे कि अकबर कब पैदा हुए थे। ठीक है ना, अकबर ने फॉर एग्जांपल कोई फोर्ट कब बनवाया था, किस सन में बनवाया था, ये सब नहीं पूछा जाएगा इसके अंदर कि आपके पास एक डेटा है एंड आपने जाके वहां पे डेटा एग्जाम में नोट डाउन कर दिया, ऐसा नहीं होगा। You have concepts and then you'll have to apply the concepts. Physics is all about applying the known concepts in unknown situations. तो वहां पे आपको unknown situations ये रहेंगे, वहां पे जितने नोन कंसेप्ट्स हैं आपके क्वेश्चन उन्हीं पे से आएगा। वो आप तभी कर पाओगे जब आपके पास बहुत सारी प्रैक्टिस होगी, बिकॉज प्रैक्टिस इज गोइंग टू मेक यू थिंक, मेक यू एबल टू थिंक इन वेरियस स्फीयर्स। इट विल ओपन वेरियस डायमेंशंस ऑफ योर थिंकिंग। तो जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने अच्छे क्वेश्चंस करोगे, आपके सोचने की क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी और फिर एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन है आप सोच लोगे कि हाँ इसको इस तरह से सॉल्व करो और सॉल्व कर दोगे। मैं करता रहूंगा तो आपके सोचने की क्षमता नहीं बढ़ेगी, आपके सोचने की क्षमता आपके करने से बढ़ेगी। मैं भीड़ में साइकिल खूब स्पीड से चला करके निकाल रहा हूं तो मुझे स्पीड से चला के निकाल के देखता हुआ आप नहीं स्पीड से निकाल लोगे। उसके लिए आपको भीड़ में चलानी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। तो पहले हो सकता है कि कोलिजन भी हो, बहुत सारी चीजें डिफिकल्टीज आएंगी, लेकिन अल्टीमेटली आप लास्ट में सीख जाओगे। लेकिन कब? जब आप खुद से उसको चलाना सीखोगे, भीड़ के थ्रू खुद से आप उसको निकालना सीखोगे, नॉट कि बाय सीइंग एनीबॉडी एल्स डूइंग। ठीक है, तो मैं सॉल्व करूंगा तो आप नहीं सीखोगे, उसके लिए आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा। एंड आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, इसलिए होमवर्क को सीरियसली लेना और सॉल्व करना। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। So this is
द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ये क्वेश्चन मैं क्लास में ऑलरेडी करा चुका हूं आप लोगों को, ठीक है, पिछली क्लास में मैंने कराया था, एंड अगेन दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन. So in this question it is telling you to determine the apparent shift in the position of the coin, ठीक है ना. in the figure determine the apparent shift in the position of the coin. तो यहाँ पे coin है हमारे पास, and it is also telling also find the effective refractive index of the combination of the glass and water slab. सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में कराया हुआ है, तो होपफुली इस क्वेश्चन को तो आप लोग कर ही पाओगे, ठीक है ना. इस क्वेश्चन को समझाने की भी जरूरत नहीं है, कल अंग्रेजी में क्वेश्चन लिखा और सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आप लोगों ने पिछले क्लास में किया भी हुआ है. ओके, अब मैं आप लोगों को अब जो चीज बताने वाला हूं, दिस हेडिंग इज स्लैब एंड मिरर कंबाइंड. ओके, स्लैब एंड मिरर कंबाइंड. ओके, तो व्हाट इज नाउ स्लैब एंड मिरर कंबाइंड. एक बार देखो, आप लोगों ने प्लेन मिरर सबसे पहले, जब ये हमारा ऑप्टिक्स की सीरीज जब स्टार्ट हुई थी, तो आप लोगों ने प्लेन मिरर पढ़ा था. हमारी जो ऑप्टिक्स की सीरीज थी उसके अंदर आप लोगों ने प्लेन मिरर जब पढ़ा था, तो दोज प्लेन मिरर्स वेर थिन मिरर्स. मतलब कि जहां पे ग्लास मिरर के साथ या जहां पे मिरर के साथ हमारी रे टकरा रही है और वहीं से वो घूम जा रही है, वहीं से रिफ्लेक्ट हो जा रही है. बट जनरली हमारे मिरर्स ऐसे नहीं होते. आप देखोगे मिरर्स के अंदर कुछ थिकनेस होती है. तो दीज आर आवर प्रैक्टिकल मिरर्स, जो अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, द स्लैब एंड द मिरर कंबाइंड. सो दीज आर द प्रैक्टिकल मिरर्स. और इन प्रैक्टिकल मिरर्स में होता क्या है कि हमारे पास, ध्यान देना, ये हमारे पास एक स्लैब है, ग्लास स्लैब है. ओके, और इस ग्लास स्लैब के इस पर्टिकुलर एंड पर हम लोगों ने सिल्वरिंग कर दी है. व्हाट डू यू मीन बाय सिल्वरिंग? आपने इसकी पॉलिशिंग कर दी है, पेंटिंग कर दी है, ठीक है ना, इसकी आपने सिल्वरिंग कर दी है. और लाइट रे जो है कहीं यहां से एंटर होगी. देखो लाइट रे क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट से मान लो आ रही है, तो यहां से एंटर होगी कुछ यूं. ये हमारे पास नॉर्मल है, गोइंग टू एंटर लाइक दिस सपोज, देन इट्स गोइंग टू बेंड अ बिट टुवर्ड्स द नॉर्मल. वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है ना. जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है ना. तो फिर यहां पे आके टकराएगी और उसके बाद यूं निकल जाएगी. तो अब यहां पे देखो कि होगा क्या बेसिकली, अगर ये यूं निकल रही है, ठीक है, तो अब देखिए कि यहां पे लाइट के साथ क्या हुआ. अगर आप देख रहे हो, यहां पे ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, तो इट इज रिफ्रैक्शन एट सरफेस 1. इसमें 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होंगे. तो मान लो मैं सरफेस 1 बोल रहा हूं, इसको सरफेस 2 बोल रहा हूं. ये हमारी ग्लास स्लैब है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले रहा हूं मैं, ठीक है ना. तो यहाँ पे जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं, सारे प्रोसेसेस आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, अब केवल उसको कंपाइल करना है, ठीक है ना. तो यहाँ पे जो 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं, कर देता हूँ, जो तीनों प्रोसेसेस इन्वॉल्व होंगे उसमें पहला प्रोसेस क्या हो जाएगा, व्हाट इज द फर्स्ट प्रोसेस. तो द फर्स्ट प्रोसेस इज रिफ्रैक्शन एट सरफेस 1. तो पहले प्रोसेस में रिफ्रैक्शन एट सरफेस 1 होगा. दूसरा जो प्रोसेस है, इट इज रिफ्लेक्शन एट सरफेस 2. द सेकेंड प्रोसेस इज रिफ्लेक्शन एट सरफेस 2. और जो थर्ड प्रोसेस है, इट इज अगेन री रिफ्रैक्शन एट सरफेस 1. जो हमारी रे है वो सरफेस 1 पे एंटर हुई है, ठीक है, वहां पे रिफ्रैक्शन हुआ, यहां से रिफ्लेक्शन हुआ और वहां पे वापस रिफ्रैक्शन हो गया. तो हम लोग बोलेंगे री रिफ्रैक्शन एट सरफेस 1. तो जो पूरा प्रोसेस है, इसको आप लोग देखिए, जो पूरा प्रोसेस है, रिफ्रैक्शन एट सरफेस 1 पे रिफ्रैक्शन हुआ है, रिफ्लेक्शन एट सरफेस 2 पे रिफ्लेक्शन हुआ है, और फिर से री रिफ्रैक्शन एट सरफेस 1 है, ठीक है ना. तो ये प्रोसेस है हमारे पास. और एपरेंट डेप्थ वगैरह का फॉर्मूला आप लोग पढ़ ही चुके हो, तो उन्हीं की मदद से इसको सॉल्व करते हैं. हालांकि इसको सॉल्व करने के शॉर्ट तरीके भी होते हैं, वो भी चीज मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है ना. बट लेट अस अंडरस्टैंड इट थ्रू एन एग्जांपल. इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग. दीज आर आवर रियल मिरर्स. इसको हम लोग प्रैक्टिकल मिरर्स भी बोलते हैं, बिकॉज यही हमारे एक्चुअल मिरर्स हैं. तो मैं और क्या नाम दे सकता हूं, दीज आर आवर प्रैक्टिकल मिरर्स. ओके, प्रैक्टिकल मिरर्स, बिकॉज प्रैक्टिकल मिरर्स आर जनरली व्हाट, दे आर थिक मिरर्स. थिन मिरर्स नहीं होती है. जो प्रैक्टिकल मिरर्स होती हैं, दे आर थिक. उनकी कुछ अपनी थिकनेस होती है, चाहे कितनी पतली हो, बट थिकनेस होती जरूर है, ठीक है ना. तो इसको अब हम थ्रू एन एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है.
So what does this example say? This example states that, ये जो हमारे पास example है ये state करता है कि a 20 centimeter thick glass slab of refractive index 1.5 is kept in front of a plane mirror. इसको plane mirror के सामने रखा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं पहले आपको डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पे ये मान लीजिए कि हमारे पास कोई मिरर है, ठीक है ना। This is the mirror that we are having. ठीक है, और यहां बोला गया 20 सेंटीमीटर थिक ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। अब इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू की वैल्यू है 1.5, ठीक है ना। इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, इसको प्लेन मिरर के सामने रखा गया। दिस इज द प्लेन मिरर, ठीक है ना। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज रिलेटिव टू द मिरर एज सीन बाय द ऑब्जर्वर थ्रू द ग्लास स्लैब व्हेन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन एयर एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो इस मिरर से एक ऑब्जेक्ट को किस डिस्टेंस पे रखा गया है? तो एक ऑब्जेक्ट को यहां से 40 सेंटीमीटर्स पे रखा गया है, ठीक है ना। द ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर्स। तो 40 सेंटीमीटर्स पे इस ऑब्जेक्ट को रखा गया है यहाँ पे, ठीक है ना। राइटिंग लाइक दिस, यहाँ पे 40 सेंटीमीटर्स पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है और बोल रहा है कि इसकी इमेज कहाँ दिखेगी मिरर के अंदर, वो हमें बताना है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें तीन जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होंगे, मैं पहले तीन प्रोसेसेस के थ्रू इसको समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि एक्चुअली क्या प्रोसेस चलेगा। तो इसके अंदर देखिए फर्स्ट पे जब रिफ्रैक्शन होगा, एक बात समझना आप, ठीक है ना, कि यहां पे हो क्या रहा है। मान लीजिए जब इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा, पहली बात कि अगर मेरी आई में कुछ पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं, ये मान लो पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है जो कि जस्ट अंदर है, ये पॉइंट 1 है और ये हमारे पास पॉइंट 2 है जो कि जस्ट अंदर है, फिर ये पॉइंट 3 है, ठीक है ना। तो अगर हम पॉइंट 1 से देखते हैं तो ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर पे ही दिखेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना, क्योंकि यहां से देखोगे तो 40 सेंटीमीटर पे दिखेगा। लेकिन अगर आप पॉइंट 2 से देखते हो तो ऑब्जेक्ट कहां दिखेगा? दिस इज इंपॉर्टेंट। पॉइंट 2 से देखोगे तो ऑब्जेक्ट कहां दिखेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आप क्या लिखोगे? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 2, ठीक है ना। अगर मैं इस चीज को यहां पे लिखूं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अगर मैं बोलूं रियल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 2, तो फ्रॉम पॉइंट 2 से रियल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी 40 सेंटीमीटर ही हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बोलूं एपरेंट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 2, तो एपरेंट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 2 क्या हो जाएगी? तो इट इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे यहाँ पे? 40 सेंटीमीटर डिवाइड बाई म्यू फ्रॉम 2 लिखोगे, यही फॉर्मूला होता है। और म्यू फ्रॉम 2 लिखने का मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग? इट इज इक्वल टू, क्योंकि ये मैंने पिछली क्लासेस में आपको समझा दिया था, इट इज 40 डिवाइडेड बाई म्यू फ्रॉम 2, ये लिखेंगे हम लोग। और अगर हम 40 डिवाइडेड बाई म्यू फ्रॉम 2 लिख रहे हैं यहाँ पे, तो इट इज गोइंग टू बिकम 40 डिवाइडेड बाई म्यू फ्रॉम, कहां से लाइट आ रही है? एयर से आ रही है, और किस में जा रही है? ग्लास में जा रही है। तो म्यू ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो म्यू ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास में क्या लिखोगे? म्यू ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास विल बी 1/3/2, यही होगा ना आपके पास, 1/3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप 1/3/2 लिखोगे तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई? सो दिस इज गोइंग टू बिकम 80/3 हो गया, नहीं हो जाएगा, नहीं सॉरी 120/2 हो जाएगा ना, 3/2 है आपके पास, तो ये कितना हो जाएगा? 120 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपको कहां पे दिखेगा? 60 सेंटीमीटर पे दिखेगा अगर पॉइंट 2 से देखोगे ऑब्जेक्ट को। तो अगर आपको पिछले क्लास की चीजें याद हैं तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा, अदरवाइज डिफिकल्टी होगी इसको समझने में, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, तो यहां से आपको किस डिस्टेंस पे दिखेगी? 60 सेंटीमीटर पे, पॉइंट 1 से, ये हमारा पॉइंट 1 है, ठीक है ना, जो मिरर के जस्ट बाहर है। तो पॉइंट 1 से कहां पे दिखेगा आपको? पॉइंट 1 से तो उसको एक्चुअल डिस्टेंस जो उसका 60 सेंटीमीटर था, सॉरी 40 सेंटीमीटर था, वहीं दिखेगा। लेकिन जैसे अंदर घुस जाओगे तो आपको कहां पे दिखेगा? 60 सेंटीमीटर पे। यानी पॉइंट 3 से किस डिस्टेंस पे दिखेगा, ठीक है ना। तो पॉइंट 3 से अगर आप इसको देखना चाहो तो डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 3 अगर आप लोग लिखोगे, देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 3, तो पॉइंट 3 से जो डिस्टेंस हो जाएगी वो 66 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है ना। 20 सेंटीमीटर थिक ग्लास स्लैब है ना, 20 सेंटीमीटर थिक ग्लास स्लैब है, तो क्योंकि 20 सेंटीमीटर थिक है ये,
तो 0.3 से इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी, द डिस्टेंस फ्रॉम 0.3 इज गोइंग टू बिकम 80 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां से 60 सेंटीमीटर पे एपरेंट ऑब्जेक्ट दिख रहा, तो यहां से कितने पे दिखेगा, तो यहां से 80 सेंटीमीटर पे दिखेगा, वो ऑब्वियस सी बात है। तो 0.3 से वो 80 पे दिख रहा है, यानी मिरर को जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किस डिस्टेंस पे दिख रहा है, 80 सेंटीमीटर पे दिख रहा है, ठीक है ना। तो मिरर कहां पे इमेज बनाएगी, तो मिरर यहां पीछे इमेज बनाएगी 80 सेंटीमीटर पे, मिरर जो इमेज बनाएगी वो 80 सेंटीमीटर पीछे बना देगी। ये यहाँ पे हमारी मिरर है, सिल्वरिंग साइड जो है, तो मिरर फॉर्म्स द इमेज 80 सेंटीमीटर बिहाइंड इट, जितना आगे दिख रहा है उतना ही कहां बना देगी, पीछे बना देगी। तो क्योंकि वो 80 सेंटीमीटर अब पीछे बना देगी, क्योंकि मिरर को कहां पे दिखेगा, 80 सेंटीमीटर आगे दिखेगा। फिर से एक बार बता रहा हूं, 0.1 से देखोगे तो 40 पे ही दिखेगा, 0.2 से देखोगे तो 60 पे दिखेगा। वो ऐसा नहीं कि 0.1 0.2 के बीच में 20 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ नहीं, ये एपरेंट डिस्टेंस हो जाएगा, मिरर मीडियम चेंज हो जाएगा तो इसकी एपरेंट डिस्टेंस अब आएगी। अब रियल डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं, हमें ये ऑब्जेक्ट हमें शिफ्टेड दिखेगा। तो 40 से 1 से देखोगे तो 40 दिखेगा, और ठीक थोड़ा सा बस अंदर घुस गए तो 2 से देखोगे तो 60 पे दिखेगा, तो 3 से देखोगे तो कितने पे दिखेगा, तो 60 और प्लस 20 यानी 3 से देखोगे तो आपको 80 पे दिखेगा। और क्योंकि 3 से देखने पे वो आपको 80 पे दिख रहा है, यानी मिरर को वो ऑब्जेक्ट 80 पे दिख रहा है, तो मिरर 80 सेंटीमीटर पीछे इमेज बना देगी। अब समझने वाली बात वापस है कि मिरर ने अगर 80 सेंटीमीटर पीछे इमेज बनाया है, यानी ये जो हमारा पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 3 से जो इमेज है वो 80 सेंटीमीटर पीछे है, यानी पॉइंट नंबर 2 से जो इमेज है वो कितनी पीछे है, तो इट इज 100 सेंटीमीटर बिहाइंड द पॉइंट 2। तो पॉइंट 2 से 100 सेंटीमीटर बिहाइंड है, मतलब कि अगर आपकी आई पॉइंट 2 पे रहेगी तो आपको इमेज कहां पे दिखेगा, तो इमेज आपको 100 सेंटीमीटर पीछे दिखेगा। ये समझ रहे हो आप लोग, अगर आप पॉइंट 2 पे रहोगे तो आपको इसकी इमेज कितनी पीछे दिखेगी, 100 सेंटीमीटर पीछे दिखेगी। तो पॉइंट 1 पे आ जाओगे तो आपको इमेज कहां दिखेगी, तो 100 डिवाइडेड बाय, देयरफॉर अगर अब मैं लिखूं यहां पे, ये तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3 था, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 3 80 सेंटीमीटर था, तो देयरफॉर एक बात मैं लिख देता हूं, देयरफॉर मिरर फॉर्म्स द इमेज, मिरर फॉर्म्स द इमेज at a distance 80 centimeters behind it, that is 80 plus 20, that is in fact 100 centimeter, that is 100 centimeter to the left of point 2। तो ये जो हमारी point 2 है उससे 100 सेंटीमीटर इधर की ओर बनाएगी, पॉइंट 2 से यानी 100 पे दिखेगी। तो देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 1, मैं इधर लिख देता हूं, देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 1 कितना हो जाएगा, तो देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 1 अगर मैं लिखूं यहां पे, एपरेंट डिस्टेंस ऑफ दिस इमेज फ्रॉम पॉइंट 1, तो पॉइंट 1 से एपरेंट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो इट इज रियल डिस्टेंस ऑफ दिस इमेज, ठीक है ना, रियल डिस्टेंस ऑफ दिस इमेज डिवाइडेड बाय म्यू फ्रॉम 2 लिखोगे, तो रियल डिस्टेंस तो पॉइंट 1 से भी 100 ही होगा, अगर पॉइंट 2 से उसकी रियल डिस्टेंस 100 है तो पॉइंट 1 से भी रियल डिस्टेंस 100 ही होगी, एंड डिवाइडेड बाय म्यू फ्रॉम 2 लिखोगे, तो म्यू फ्रॉम की जगह पे आप लोग क्या लिखोगे, तो कहां से आ रही है, अब ग्लास से आ रही है, और किस में जा रही है, एयर में जा रही है, तो इट इज 100 डिवाइडेड बाई 3/2 लिखूंगा मैं, ठीक है ना, बिकॉज म्यू ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज व्हाट, 3/2, तो दिस इज इक्वल टू 200/3 सेंटीमीटर आएगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, मतलब 200/3 सेंटीमीटर के मतलब कितना हो गया, लगभग 66 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर आएगा आंसर इसका, ठीक है ना। तो यानी कि सरफेस 1 से अगर कोई खड़े होकर के इसको देखेगा तो इमेज कितनी पीछे दिखाई देगी, तो इमेज, फाइनल इमेज जो है इस 40 सेंटीमीटर जो पीछे ऑब्जेक्ट है उसकी फाइनल इमेज इधर कहीं दिखेगी, किस डिस्टेंस पे दिखेगी, तो 66.6 सेंटीमीटर पे यहां से दिखेगी जो फाइनल इमेज, ओके। तो फाइनल इमेज विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 66.6 सेंटीमीटर, जो फाइनल इमेज है वो 66.6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होगी फ्रॉम द सरफेस 1, सरफेस 1 से 66.6
6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होगी। तो यही हमारे लिए ध्यान देने वाली बात है, इसको आप लोग ध्यान रखना। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20 सेंटीमीटर थिक ग्लास स्लैब है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दी हुई है, इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर ही है, हमारे सामने रखी हुई है, ठीक है ना, बोल सकते हो इसकी ये साइड सिल्वरिंग कर दी गई है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज रिलेटिव टू द मिरर, मिरर के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, मतलब यहीं से मिरर के रेस्पेक्ट में या मिरर के रेस्पेक्ट में अगर फाइनल इमेज बोलेगा ना, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज रिलेटिव टू द मिरर एज सीन बाय द ऑब्जर्वर थ्रू द ग्लास स्लैब when a point object is kept in air at a distance 40 centimeters from the mirror। अच्छा, मैंने यहां से डिस्टेंस जो लिया है यहाँ पे, ये यहां से 40 सेंटीमीटर्स ले लिया है, जो डिस्टेंस मैंने लिया है वो यहां से 40 सेंटीमीटर्स ले लिया है, ठीक है ना। बट जो क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है डिस्टेंस लेने के लिए, वो यहां मिरर से 40 सेंटीमीटर्स पे लेने बोल रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को थोड़ा यहां से चेंज कर देता हूं, ठीक है ना। 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लैब, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लैब है। अगर यहाँ से मिरर से 40 सेंटीमीटर पे लेते तो हमारा ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे होता, तो 20 सेंटीमीटर से यहाँ से आगे रहता। तो 20, जहां पे मैंने 40 लेके सॉल्व किया, वहां पे आप लोग क्या लेके सॉल्व कर देते, 20 लेके, वो भी कर लेना आप लोग, वन एंड द सेम थिंग है, ठीक है ना। तो होपफुली आपको समझ में आ गया। तो 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लैब है, दैट इज आप बोल सकते हो कि मैंने जो लेकर के सॉल्व किया दैट इज 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो हमने जो लेकर के सॉल्व किया क्वेश्चन को, वो लेकर के सॉल्व किया कि 60 सेंटीमीटर्स जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहां से, मिरर से 60 सेंटीमीटर्स की डिस्टेंस पे है, क्योंकि जो स्लैब की थिकनेस है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर्स है। तो बोला 20 सेंटीमीटर थिक ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज रिलेटिव टू द मिरर। तो मिरर के रेस्पेक्ट में पोजीशन बतानी है, मैंने इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बताई है, तो किस डिस्टेंस पे, 200/3 सेंटीमीटर्स पे है। अच्छा, मिरर के रेस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो किस डिस्टेंस पे आ जाएगी हमारे क्वेश्चन के अनुसार, तो इट इज एट अ डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर्स बिहाइंड द मिरर। मिरर से कितनी पीछे है हमारी, 80 सेंटीमीटर से। तो होपफुली आपको स्टेप वाइज समझ में आ गया होगा। देखो इसमें करना क्या होता है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट 1 है, या सॉरी पॉइंट 1 है, पॉइंट 1 से ऑब्जेक्ट आपको 40 सेंटीमीटर पे दिखाई देगा, ठीक है ना। तो पॉइंट 2 से ये ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे दिखाई दे देगा आपको, तो 60 सेंटीमीटर पे पॉइंट 2 से दिखाई देगा ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है। तो पॉइंट 2 से अगर 60 सेंटीमीटर पे दिखाई देगा, ठीक है ना, तो पॉइंट 3 से कितने पे दिखाई देगा, दिखाई कितने पे देगा, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी, मान लो इमेज यहाँ कहीं पीछे बन गई है, तो पॉइंट 3 से कितने पे दिखाई देगी, वो 80 सेंटीमीटर पे पॉइंट 3 से दिखाई देगी। तो अगर पॉइंट 3 से 80 सेंटीमीटर पे दिखाई देगी तो इमेज भी कितना पीछे बनेगा, 80 सेंटीमीटर पीछे इमेज बन जाएगा। ये जो इमेज 80 सेंटीमीटर पीछे बना है, ठीक है ना, मिरर से, वो पॉइंट 2 से कितना पीछे दिखेगा, तो 100 सेंटीमीटर पीछे दिखेगा। और अगर पॉइंट 2 से 100 सेंटीमीटर पीछे दिखेगा, यानी पॉइंट 1 से कितना पीछे दिखेगा, तो 66.6 सेंटीमीटर दिखेगा, ठीक है ना। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको इस मेथड से समझ में आ गया है, ठीक है ना, कि कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका होता है, ठीक है ना। यहां पे देखिए, ये जो हमारे पास स्लैब था, ये स्लैब जो है, इस स्लैब की जो थिकनेस दी हुई है, ये वाली साइड इसकी मिररिंग की गई है, और इस स्लैब की जो थिकनेस हमें दी गई है, द थिकनेस ऑफ द स्लैब इट इज 20 सेंटीमीटर। तो स्लैब की थिकनेस जो है वो 20 सेंटीमीटर है, और यहां पर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट यहां से डिस्टेंस कितनी है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है यहां से, ठीक है ना, मेरे क्वेश्चन के अनुसार 40 सेंटीमीटर से यहां से डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखना, ऑब्जेक्ट को मिरर कहां पे दिखेगा, आप मुझे ये बताओ, ऑब्जेक्ट को मिरर कहां पर दिखेगा। तो मिरर भी तो शिफ्टेड दिखेगा ना, तो मिरर कितना शिफ्टेड दिखेगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। अगर हम यहां से मिरर को देखें, यहां से मिरर को देखें अगर इस पर्टिकुलर पोजीशन से, तो मिरर हमें 20 सेंटीमीटर पे ही दिखेगा। पर अगर हम जस्ट बाहर निकल करके देखते हैं तो मिरर हमें कहां पे दिखेगा, तो इट इज 20 डिवाइडेड बाय म्यू फ्रॉम 2, so it is 20 divided by mu glass air, mu of glass with respect to air, so it is 20 divided by 3/2, so it is 40/3 सेंटीमीटर। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो मिरर हमें किस डिस्टेंस पे दिखेगा 40/3 सेंटीमीटर पे दिखेगा मिरर हमें, यानी मिरर शिफ्टेड दिखेगा आगे की ओर कहीं, और ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी 40/3 सेंटीमीटर। यानी कि ऑब्जेक्ट जो है उसको मिरर किस डिस्टेंस पे दिखेगा, तो ऑब्जेक्ट को जो मिरर दिखेगा वो किस डिस्टेंस पे दिखेगा, तो इट इज 40 + 40/3
3 सेंटीमीटर्स, जिसकी आप ऑब्वियसली एलसीएम को क्या ले सकते हो, आप 3 ले सकते हो, तो इट इज 160 बाय 3 सेंटीमीटर्स। ये क्लियर है आप लोग को? तो यानी कि ऑब्जेक्ट को जो मिरर है वो किस डिस्टेंस पे दिख रही है, 160 बाई 3 सेंटीमीटर्स पे, यानी कि ये इमेज भी कितनी पीछे बनाएगी, 160 बाय 3 सेंटीमीटर्स पीछे इमेज बनाएगी, ठीक है ना। तो इमेज जो बनेगा फाइनल वो कितना पीछे बन जाएगा, तो 160 बाई 3 सेंटीमीटर्स यहां से पीछे बनेगा, यहां से 160 बाई 3 सेंटीमीटर्स पीछे बनेगा, यानी कि इस सरफेस से कितना पीछे बनेगा, तो इस सरफेस से इसकी जो डिस्टेंस होगी इट इज 160 बाई 3 प्लस यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 40 बाई 3, यानी कि कितना आ गया 200 बाई 3 सेंटीमीटर्स। एज सिंपल एज दिस, जो हमारा पुराना आंसर आया था, ठीक है ना। हमारा पहले वाला जो आंसर था वो भी कितना था, 200 बाई 3 सेंटीमीटर्स था। तो दिस मेथड इज नोन एज बाय शिफ्ट ऑफ द मिरर, ठीक है ना। मिरर को ही हम लोगों ने शिफ्ट करा दिया, तो दिस पर्टिकुलर मेथड ऑफ सॉल्विंग इट इज नोन एज बाय शिफ्टिंग ऑफ मिरर। तो अगर हम इस मेथड को देखते हैं बाय शिफ्टिंग ऑफ मिरर, तो इसके अंदर बेसिकली देखो क्या हुआ कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था, हमें ये देखना होता कि ऑब्जेक्ट को मिरर कहां पे दिखेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिरर की जो एक्चुअल डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट से वो तो 60 सेंटीमीटर है, पर क्या मिरर 60 सेंटीमीटर पे दिखेगी, नहीं। स्लैब की वजह से मिरर जो है आगे शिफ्टेड दिखेगी, और कितनी आगे शिफ्टेड दिखेगी, तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास, एक्चुअल डिस्टेंस तो यहाँ से 20 सेंटीमीटर था, बट दिखेगी कहां पे, तो 20 डिवाइडेड बाई म्यू फ्रॉम 2, ठीक है ना। तो 20 डिवाइडेड बाई म्यू ग्लास एयर, 20 डिवाइडेड बाई 3/2 हो जाएगा, तो इट इज 40 बाई 3 सेंटीमीटर। तो यहां से 40 बाई 3 सेंटीमीटर पे दिखेगी यहां से, और यहां से 40 बाई 3 सेंटीमीटर पे दिखेगा, यानी हमारी ऑब्जेक्ट को किस डिस्टेंस पे दिखेगी, तो ऑब्जेक्ट को हमारी दिखेगी 40 बाई 3, ठीक है ना, एंड प्लस 40, यानी ऑब्जेक्ट को जो मिरर है वो 160 बाई 3 सेंटीमीटर पे दिखेगी। अब ऑब्जेक्ट को अगर मिरर 160 बाई 3 सेंटीमीटर पे दिखेगी, और हमने क्या पढ़ा है मिरर के बारे में कि जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को मिरर की दिखती है, मिरर उतनी ही पीछे इमेज बनाती है। तो अगर ऑब्जेक्ट को मिरर 160 बाई 3 सेंटीमीटर पे दिख रही है, तो ऑब्जेक्ट को अपनी इमेज मिरर में उतनी ही पीछे दिखेगी, यानी मिरर के कितने पीछे, 160 बाई 3 सेंटीमीटर, यानी कि जो उसको मिरर दिख रहा है इससे इमेज कितनी पीछे बनेगी, 160 बाई 3 सेंटीमीटर। इस दिखती हुई मिरर से 160 बाई 3 सेंटीमीटर पीछे बनेगी, यानी कि इस सरफेस से कितनी पीछे बनेगी, तो 160 बाई 3 प्लस 40 बाई 3, यानी 200 बाई 3 सेंटीमीटर पीछे बनेगी। तो ये ज्यादा इजियर मेथड होता है, इजियर इन द सेंस कि इसमें हमें 3 स्टेप्स करने होते हैं, और इस वाले मेथड के अंदर हमें केवल और केवल कितने स्टेप्स करने होते हैं, केवल और केवल एक स्टेप ही करना होता है, ठीक है ना। कि अब मिरर को खिसका के देख लेते हैं कि मिरर कहां पे दिख रहा है। एक और मेथड होता है बाय शिफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसमें कि ऑब्जेक्ट मिरर को कहां पे दिखेगा, बट इतने सारे मेथड्स की जरूरत नहीं है, सबसे आसान मेथड यही होता है शिफ्ट ऑफ द मिरर, ठीक है। अब इस पे मैं थॉट प्रोवोकिंग एक अच्छा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं कॉनकेव मिरर लेकर के, और मैं सॉल्व करूं इससे पहले आप लोग को इसको अटेम्प्ट करके रखना है, नेक्स्ट क्लास में मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। होपफुली ये वाला जो क्वेश्चन है क्लियर है आप लोगों को। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको यही वाला क्वेश्चन, वापस यही वाला क्वेश्चन आप लोग रिपीट करना, ठीक है ना। पर यहाँ पे 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस जो मैंने यहाँ स्लैब से लिया था 40 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने रिपीट कर लिया था, ठीक है ना, कि उन्होंने मिरर से बोला है, तो मैंने यहाँ से ले लिया स्लैब से 40 सेंटीमीटर। आप लोग मिरर से वापस 40 सेंटीमीटर लेकर के, यानी स्लैब से 20 सेंटीमीटर लेकर के कर लेना। अब इसमें तो केवल पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट होगा, क्योंकि मेथड्स वगैरह सब कुछ क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है ना। तो नाउ लेट अस प्रोसीड इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास, ठीक है ना, और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, करना आप लोग, एंड वंस यू विल बी डूइंग इट यू विल बी एंजॉयिंग इट, ठीक है ना। ऑप्टिक्स जो है दिस बिकम्स एंजॉयबल वंस वी स्टार्ट अप्लाइंग द कंसेप्ट्स, ठीक है। तो इसके अंदर क्वेश्चन है कि अ पॉइंट ऑब्जेक्ट O इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है ना। हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O है, ये हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट O है, इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अ ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो म्यू है वो 3/2 गिवन है, ठीक है ना। एंड थिकनेस 6 सेंटीमीटर इज इंसर्टेड बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में इसको इंसर्ट किया गया है, ठीक है ना। फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज व्हेन द डिस्टेंस x of the image, you will have to find the position of the final image when the distance x image when the ये 2 बार टाइप हो गया,
So find the position of the final image, okay, when the distance x as shown in the figure is a 5 centimeters and b 20 centimeters. ठीक है ना, तो जब डिस्टेंस x जो है, जो मिरर में हमें दिखाया गया है, ठीक है ना, when the distance x is, one is 5 centimeters and b is, okay, so when the distance, okay, so find the distance of the final image when the distance x as shown in the figure is a 5 centimeters, ये distance x अगर 5 centimeter है और b में 20 centimeter। पर ध्यान रखना कि यहां से ये जो मिरर है, ये जो आपको कॉन्केव मिरर दिख रही है, क्या मिरर को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 32 सेंटीमीटर होगी या कुछ और होगी? तो ऑब्वियसली कुछ और होगी, क्योंकि मिरर को ऑब्जेक्ट 32 सेंटीमीटर में नहीं दिखेगी। ग्लास स्लैब जो है वो कुछ ना कुछ क्या प्रोड्यूस करेगी, वहां पे शिफ्ट प्रोड्यूस करेगी, और शिफ्ट प्रोड्यूस होने के वजह से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वही चेंज हो जाएगी। ये सब आप लोग को सोचना है, ठीक है ना, ये सब सोच करके और क्वेश्चन को सॉल्व करना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वंस यू आर सॉल्विंग इट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर डन। एक बार आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो आप सीख चुके हो ये सब चीजें। और ये जो क्वेश्चन है जेई मेन वगैरह लेवल का, और जेई एडवांस्ड में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन नीट के लेवल से आप काफी ऊपर उठ जाओगे अगर आप लोग ये सारे क्वेश्चंस करने लगे। नीट में तो बहुत ही रद्दी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। So the question is again, I am telling you, a point object O is placed in front of a concave mirror of focal length 10 centimeters. ये concave mirror है जिसकी focal length 10 centimeter है. A glass slab of refractive index mu equal to 3/2 and thickness centimeters is inserted between the object and the mirror. Find the position of the final image when the distance x as shown in the figure is A 5 centimeters and in B it is 20 centimeters. ठीक है, और ये हमारा फाइनल क्वेश्चन है, ठीक है ना, या फाइनल सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड लास्ट। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, क्योंकि आज के क्लास स्टार्ट होते ही मैंने बोला था कि आज काफी क्वेश्चंस आपको होमवर्क पे मिलेंगे खुद से प्रैक्टिस करने के लिए। सो नाउ दिस क्वेश्चन इज अगेन, अ वेसल हैविंग परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग प्लेन बॉटम इज फिल्ड विथ वाटर। इसको वाटर से फिल किया गया है, ठीक है ना, इज फिल्ड विथ वाटर। म्यू इज इक्वल टू 4/3 टू अ डेप्थ d, ठीक है ना। A vessel having perfectly reflecting plane bottom is filled with water. Mu is equal to 4/3 to a depth d. A point source of light is placed at a height h above the surface of water. Find the distance of the final image from the water surface. जो final image है उसकी distance आपको water surface से बतानी है। तो ये ऐसे questions तो आपने किया ही था, वो मछली वाला, आंख वाला जो था, आंख मछली को देख रही थी। तो this question is as simple as this, ठीक है ना, इसको भी आप लोग attempt कीजिएगा। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैंने आज आपको होमवर्क में दिए हैं, प्लीज आपको इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर लेते हो तो रिफ्रैक्शन का पहला स्टेज आप क्रॉस कर जाते हो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं रिफ्रैक्शन थ्रू थ्रू अ मीडियम ऑफ वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाऊंगा। क्यों ठंड के मौसम में आपकी विजिबिलिटी कम हो जाती है, क्यों आपको कम दूरी तक ही दिखता है ठंड के मौसम में, या गर्मी के दिनों में आप कितनी दूर तक देख सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज वेरिंग कंटिन्यूअसली। तो नेक्स्ट क्लास इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी भी मीडियम की अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूअसली वेरी जब करती है तो रे स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती है, रे एक कर्व पाथ फॉलो कर लेती है, और हमारे सामने, मान लो कि हमारे सामने कोई जमीन है, तो वहां से आके हमारी आंख में नहीं टकराएगी, हमारे सामने से यूं निकल जाएगी और फिर हमें वो जमीन नहीं दिखेगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं, बट वो सारी चीजें पढ़े उससे पहले ये सब क्वेश्चन करके आपको रेडी होना है। और कल की क्लास में हमारा सिंपल ये जो रिफ्रैक्शन के बेसिक्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, और फिर हम लोग एंट्री लेंगे प्रिज्म में। परसों से हमारी एंट्री हो रही है प्रिज्म में, एंड प्रिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है। So the final question that you are having today is a concave mirror of focal length 20 centimeters. ये हमारे पास concave mirror है जिसकी focal length 20 centimeters है, is placed inside water with its shining surface upwards. मतलब यहाँ से ये reflect करेगी, this is the reflecting surface, ठीक है ना, with its shining surface upwards and principal axis is vertical as shown. The principal axis, this is vertical. Rays are incident parallel to the principal axis of the concave mirror. Rays यूं एंट्री लेती हैं parallel to the principal axis of the concave mirror. Find the position of the final image, ठीक है ना। और ये वाटर जो है वो 30 सेंटीमीटर तक फिल्ड है, यहाँ से इसके ऊपर 30 सेंटीमीटर तक वाटर फिल्ड है। ये वाटर का मान लो कि कोई टैंक है जिसमें 30 सेंटीमीटर तक वाटर फिल्ड है, और उसके बॉटम पर एक हमारे पास कॉन्केव मिरर रखी गई है, यूं कॉन्केव मिरर है जिसकी प्रिंसिपल एक्सिस वर्टिकल है। रेज यहाँ पे गिर रही हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आपको ये बताना है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द
फाइनल इमेज। इस क्वेश्चन को मैं कल आते ही, जो हमारी पहला जो हम लोग एंट्री लेते ही पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और भी अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउट होगा जो कि आपने ग्रुप में पूछ रखा होगा उसको भी डिस्कस करेंगे, बट इस क्वेश्चन को तो करेंगे ही सही डिस्कस, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही सही, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हम लोग मूव इन करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू मीडियम ऑफ वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, ठीक है ना। तो होपफुली ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है। अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इनसाइड वाटर विथ a shining surface upwards and principal axis vertical as shown in the figure. Rays are incident parallel to the principal axis of the concave mirror. Find the position of the final image, ठीक है ना। तो जितने भी क्वेश्चन आज आपको होमवर्क में मिले हैं, वंस अगेन आई एम टेलिंग, प्लीज उसको अटेम्प्ट करके रखिएगा। ये क्वेश्चन और इससे जस्ट इसके प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था, इन क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और उसके बाद आगे प्रोसीड। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।